आज मैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ द अर्थ के ऊपर चलते हैं, क्योंकि भूगोल को एक विज्ञान के रूप में माना जाता है। और विज्ञान का मतलब होता है कि हर चीज़ का सिस्टमेटिक अध्ययन करना। इसीलिए सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ के ऊपर चलते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई वो एक तारे से हुई है, कुछ विद्वान मानते हैं इसकी उत्पत्ति 2 तारे से हुई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 2 तरह की विचारधारा मानी जाती है। पहली आपकी धार्मिक विचारधारा होती है, जिसे हम रूढ़िवादी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। दूसरी आपकी वैज्ञानिक विचारधारा। अब धार्मिक विचारधारा से खैर हमें इतना कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली में ये विज्ञान है। तो हमें धार्मिक विचारधारा के अनुसार तो ये भी मानते हैं लोग के शेषनाग के फन पर टिकी हुई है या गाय के सींग पर टिकी हुई है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि गाय के सींग पर टिकी हुई हो या शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। हमें यहाँ पर वैज्ञानिक विचारधारा से हमारा मतलब है। वैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत 2 प्रकार की विचारधारा आती है। पहली आपकी आती है अद्वैतवादी विचारधारा और दूसरी आती है द्वैतवादी। अद्वैतवादी मानते हैं, इसमें विशेषकर आपके फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आते हैं जो ये मानते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उसमें केवल एक ही तारे का हाथ होता है और उसमें किसी कोई दूसरा स्टार या कोई विशालकाय तारा उसका कोई सहयोग नहीं होता है। इसका मतलब एक ही तारे से या एक पदार्थ से पृथ्वी की उत्पत्ति, जिसमें आपका कांट आता है, वफन आता है, लाप्लास आता है। ये 3 विद्वान ऐसे हैं, वैज्ञानिक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति में किसी दूसरे पदार्थ का कोई सहयोग नहीं है। जबकि द्वैतवादी विचारधारा का मतलब है 2 वस्तुओं से या 2 पदार्थ से पृथ्वी की उत्पत्ति होना। यहाँ पर उन्होंने एक पदार्थ के रूप में सूर्य को माना हुआ है, जबकि अद्वैतवादी ये मानते हैं कि सूर्य तो था ही नहीं, कुछ पदार्थ पिगमेंट फैला हुआ था। सूर्य की उत्पत्ति तो उस पिगमेंट से बचा हुआ जो अवशिष्ट भाग है उससे मानी जाती है। लेकिन द्वैतवादियों का मतलब है कि सूर्य ऑलरेडी ब्रह्मांड में मौजूद था और इसके साथ साथ एक दूसरा भी विशालकाय तारा था, जिसकी अगर हम आकार देखें और गुरुत्वाकर्षण बल देखें तो वो दोनों ही सूर्य से काफी अधिक माना जाता था। बल्कि इसका जो निर्माण, पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो सूर्य से कुछ पदार्थ निकला हुआ है और वो पदार्थ उस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निकला हुआ है और बाद में जाकर के धीरे धीरे यही पदार्थ हमारे पूरे सौरमंडल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसमें जो वैज्ञानिक आते हैं वो सारे के सारे इनके बाद के वैज्ञानिक आते हैं, जिसमें आपका रसेल स्मिथ आ जाता है, हॉयल लिटलेटन आ जाता है, अल्फ्वेन आ जाता है, ओटो स्मिथ आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका चेम्बरलेन, रसेल स्मिथ आ जाता है इसमें, हॉयल, ओटो स्मिथ, एक्स्ट्रा। लेकिन इसको हम बाद में चलेंगे, हम एक एक करके अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं अद्वैतवादी विचारधारा के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हमारी जो हाइपोथेसिस जाती है। इसमें कुछ हाइपोथेसिस जो उनको वाइन है वो आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है या जो भी कंपटीशन में आता है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले जो हाइपोथेसिस आती है आपकी गैसियस परिकल्पना, जिसका जो बनाई थी वो है कांट।
दूसरी परिकल्पना, और ये जो आधारित है, इसका जो मूल बेस आता है, ये पूरी की पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। दूसरी जो परिकल्पना आती है वो है आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। और ये जो निहारिका परिकल्पना है वो आपकी लाप्लास के नाम से जानी जाती है। लाप्लास और कांट में थोड़ा सा अंतर है, हालांकि ये भी गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है, निहारिका भी गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है, लेकिन कांट की थ्योरी में कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करके लाप्लास ने एक अपना नया सिद्धांत लागू कर दिया। और हालांकि दोनों ही गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित है, लेकिन लगभग एक जैसी है। कुछ एकाध कमियों को उन्होंने दूर किया है, जैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इन्होंने, जो कांट ने अपनी थ्योरी में जो कमी छोड़ रखी थी, उस कमी को इन्होंने लाप्लास ने अपने सिद्धांत में दूर करने का प्रयास किया। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी कोई नया सिद्धांत बनता है तो उसका जो बेस होता है वो दूसरे ही सिद्धांत पर, दूसरी परिकल्पना पर ही आधारित होता है। हम उस परिकल्पना में से जो कमियां हमारे सामने आती है उन कमियों को दूर करके एक अपनी नई हाइपोथेसिस बना देते। यही कांट ने किया था और कांट के बाद यही चीज लाप्लास ने की थी। बल्कि कांट की जो थ्योरी थी वो ऑलरेडी बुफन पर डिपेंड करती थी। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो वैज्ञानिक विचारधारा जो बनाई थी वो बुफन की थी, और उसके बाद बुफन के बाद कांट, और फिर कांट के बाद लाप्लास। तो ये दोनों विचारधाराएं ऐसी हैं जो पूरी तरह से अद्वैतवादी विचारधारा पर आधारित है। तो ये दोनों विचारधाराएं हमारी, कांट को बुफन पहले ले लिया तो ये अद्वैतवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। तीसरी जो परिकल्पना है वो आपकी ग्रहाणु परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना। ये चैम्बरलिन द्वारा निर्मित है। इस तरीके से इसके बाद जो परिकल्पना आती है वो है विनेरी स्टार हाइपोथेसिस। और ये है रसेल स्मिथ की। नेक्स्ट जो परिकल्पना है वो है सुपरनोवा हाइपोथेसिस। और ये है आपकी वॉयल तथा लिटलिटन। नेक्स्ट जो परिकल्पना आती है वो है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। जो अल्फवेन के द्वारा ओटो स्मिथ द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस।
और ये जो है वो आपकी अल्फवेन द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट आती है रोटेशनल और एंड टाइडल हाइपोथेसिस। और ये है रॉसजन। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो है सीफीड परिकल्पना। जो कि AC बनर्जी द्वारा निर्मित की गई है। अभी तक हमने इतनी हाइपोथेसिस पढ़ी जिसमें से हमें केवल एक यही हाइपोथेसिस ऐसी लग रही है जो किसी इंडिया के अंतर्गत निर्मित की गई है। बाकी सारी की सारी कोई भी आपकी जर्मन में है, कोई अमेरिकन हाइपोथेसिस है, कोई फ्रांसीसी हाइपोथेसिस है, लेकिन सीफीड परिकल्पना भारतीय परिकल्पना के अंतर्गत रखी जाती है। सॉरी, इसमें एक अभी रोटेशनल के बीच में एक हाइपोथेसिस में छूट चुकी है और वो है आपकी जुपिटर सन बृहस्पति सूर्य द्वितारिक परिकल्पना। जो कि E.M. ड्रॉबी के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट आती है आपकी वॉन वाई की नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस। और ये है वॉन वाई। तो ये कुछ हाइपोथेसिस है जो वैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से कुछ 3 विचारधाराओं को छोड़ करके बाकी सारी की सारी आप देख रहे हो कि ये सारी की सारी विचारधाराएं द्वितारक विचारधारा के अंतर्गत आती हैं, जो पृथ्वी की उत्पत्ति में सूर्य का हस्तक्षेप तो है, लेकिन सूर्य के साथ साथ कुछ और भी मटेरियल है उसके साथ, जिन दोनों के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट हम सबसे पहले चलते हैं आप कांट की हाइपोथेसिस के ऊपर। कांट की हाइपोथेसिस को लेते हैं, क्योंकि अद्वैतवादी विचारधारा के लोगों का क्या मानना है, वो किस तरीके से ये मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या सूर्य ऑलरेडी मौजूद था ब्रह्मांड में, अगर मौजूद नहीं था तो सूर्य कहाँ से आया और उसकी रचना कैसे हुई और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमारी हाइपोथेसिस जो आती है नेबुलर, मैं लाप्लास की हाइपोथेसिस पढ़ा रही हूँ, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई दूसरी विचारधारा बनती है तो उससे पहले कोई एक विचारधारा होती है जिस पर उसकी परिकल्पना आधारित होती है। उसकी कमियों को दूर करके अपना एक नई विचारधारा या अपनी नई परिकल्पना या अपनी नई संकल्पना लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। चूंकि वफन से पहले सबसे पहले वफन की आई, वफन के बाद कांट की आई और कांट के बाद इन दोनों में काफी कुछ कमियां थी, क्योंकि इनकी पहली परिकल्पना थी और सबसे पहले कोई भी परिकल्पना यदि बनती है तो कुछ न कुछ कमी उसमें अवश्य रह जाती है।
तो उस कमी को दूर करते हुए लाप्लास ने अपनी विचारधारा, अपनी हाइपोथेसिस निर्मित की। लाप्लास एक फ्रांसीसी विद्वान है, गणितज्ञ भी है और ये पूरी तरह से अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। और इन्होंने अपनी जो परिकल्पना प्रतिपादित की थी वो 1976 में प्रतिपादित की थी। जो कि इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम ये इनकी पुस्तक का नाम है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि लाप्लास की जो विचारधारा है, जो परिकल्पना है, वो उनकी किस पुस्तक से संबंधित है। तो इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इसमें इन्होंने सौर परिवार की उत्पत्ति के संबंध में बताया है और ये इसी से संबंधित इनकी परिकल्पना है। इनकी परिकल्पना भी कांट की परिकल्पना की तरह से गुरुत्वाकर्षण नियमों पर डिपेंड करती है। आधारित है और इन्होंने अपना जो बेस जो माना है, अपना जो आधार माना है, वो कांट की कमियों को आधार मानते हुए अपने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले इन्होंने कांट की 3 कमियों को संशोधित किया था। तो कांट की जो पहली कमी थी वो ये थी कि कांट ने ये मान लिया था कि ब्रह्मांड में ऑलरेडी कुछ पिगमेंट है और वो पिगमेंट चारों तरफ कणों के रूप में बिखरा हुआ है, जिसमें ना कोई गुरुत्वाकर्षण बल माना जा रहा है, ना ही उसमें कोई हीट है, ना उसमें कोई गति है। लेकिन हमारे सामने ये क्वेश्चन उठता है कि जो पदार्थ पहले से मौजूद है ब्रह्मांड में, जो गतिहीन है, ठंडा है और उसमें कोई आकर्षण बल भी नहीं है, लेकिन सडन वो सारा का सारा पदार्थ किस तरह से एक्टिव हो जाता है, किस तरीके से उसमें हीट उत्पन्न हो जाती है, किस तरीके से उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, जिसके बारे में कांट ने शायद हमें बताने का प्रयास नहीं किया और इसीलिए कांट की हाइपोथेसिस को, कांट की परिकल्पना को इतना ज्यादा वेटेज भी नहीं मिला। तो पहली इन्होंने जो उसका संशोधन किया था वो ये किया था कि कांट ने जो पिगमेंट माना था वो पिगमेंट कहाँ से आया, उसमें जो गतिहीन था, शीतल था, तो उसमें अचानक गति कहाँ से आई और उसमें ताप गर्म कैसे हुआ, वो किस तरीके से वो पिगमेंट इकट्ठा होकर एक महापिंड के रूप में किस तरीके से घूमने लगा। तो ये सारी चीजें कांट के सिद्धांत में कमी रह गई थी, जो लाप्लास ने अपने सिद्धांत में उसको दूर कर दिया। तो पहली इसकी जो कमी थी गतिशील और ठंडे पदार्थ की। दूसरी कांट की जो कमी रह गई थी सिद्धांत में वो ये थी कि कांट ने मान लिया था कि वो जो पदार्थ था वो इकट्ठा हो गया। चलो उसमें किसी तरीके से हम मान लेते हैं कि उसमें किसी तरीके से जाकर के आकर्षण बल पैदा हुआ और आकर्षण बल पैदा होने से वो पदार्थ सारा का सारा एक साथ मिल गया और एक बहुत बड़े पदार्थ के ऊपर में की तरह वो एक महापिंड में बदल गया। लेकिन ये महापिंड सडन एकदम अचानक से किस तरीके से मूव करने लगा, कैसे मूव करने लगा, इसको कोई उन्होंने नहीं बताने का प्रयास किया। तीसरी बात ये थी कांट के सिद्धांत की कि जैसे जैसे उस पदार्थ का, उस महापिंड का आकार बढ़ता गया उसकी गति भी बढ़ती, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का जो गति विज्ञान है वो ये कहता है कि अगर किसी वस्तु का आकार बड़ा है तो उसकी गति नहीं बढ़ेगी बल्कि उसकी गति कम होनी चाहिए,
गति और आकार दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। अगर गति अधिक है इसका मतलब है उसका आकार छोटा होगा, जबकि कांट ने मान लिया था कि जैसे जैसे उसकी गति बढ़ी वैसे वैसे उस महापिंड का आकार बढ़ता गया और वो एक तस्तरी नुमा पूरे उसमें बदल गया और धीरे धीरे जाकर के उसमें से एक एक करके बलय बाहर निकले और ये बलय धीरे धीरे ठंडे होकर इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, ठंडे हुए और ठोस बन करके वो एक हमारे ग्रहों के रूप में हमारे सौर परिवार में दिखाई देने लगे। और जो शेष भाग बच जाता है वो सौर था, सूर्य के रूप में आज हमारी दिखाई देता है। कांट की जो कवि थी वो ये भी थी कि अगर हम सूर्य को ये मान लें कि सूर्य उस महापिंड का अवशिष्ट भाग है, तो फिर आज भी वही क्रिया आगे चलती रहनी चाहिए, आज भी ग्रहों का निर्माण होता रहना चाहिए। जबकि आज ऐसा कुछ हमारे सामने ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो क्रिया उस महापिंड से पहले हुई थी, उनसे उपग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रह बने, उपग्रह बने और उसके बाद वो सूर्य आज भी मूव है। हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य मूव नहीं करता, मूव आज भी वो गतिशील है, लेकिन वो अपनी ही धुरी पर मूव हो रहा है, गति कर रहा है। वो किसी चीज किसी का चक्कर नहीं लगा रहा। जिस तरह से पृथ्वी हमारी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य का परिक्रमा करती है, उस तरीके से सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि अपनी धुरी पर ही लगातार मूवमेंट करता रहता है। तो ये 3-4 कमियां थी कांट के सिद्धांत की, जो लाप्लास ने अपने सिद्धांत में दूर करने का प्रयास किया था। तो अब हम नेबुला उसकी नेबुला हाइपोथेसिस के ऊपर चलते हैं। इसका इस परिकल्पना का जो पहला तथ्य है वो ये है कि इन्होंने लाप्लास ने ये मान लिया था कि पहले से ही ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ था, कुछ इस तरीके से कुछ पदार्थ मूव कर रहा था। जैसे कांट ने ये मान लिया था कि ये अलग अलग बिखरा हुआ था, लेकिन ये कांट के अनुसार था। लेकिन कांट की इस कमी को उन्होंने दूर करके यहाँ पर इन्होंने मान लिया कि ये कुछ पदार्थ था। ये पदार्थ कैसा था? मूवमेंट कर रहा था, इसमें गति थी और ये पदार्थ एक दूसरे से अट्रैक्टिव होने लगा। आकर्षण बल के कारण ये सारा का सारा एक दूसरे से टकराया और सारा पदार्थ वापस एक निहारिका के रूप में, एक महापिंड के रूप में ये सारा का सारा पदार्थ बदल गया। ये पहली स्टेज थी पृथ्वी की उत्पत्ति की, जो कि लाप्लास ने दी थी। और ये जो पदार्थ था वो निरंतर मूव कर रहा था। सेकंड जो लाप्लास का जो सिद्धांत जो बताता है, वो सेकंड स्टेज जो आती है हमारे सामने, वो ये है कि निहारिका का जैसे जैसे निहारिका का मूवमेंट बढ़ता चला गया, तो इस जो पदार्थ था, महापिंड था, तो इस महापिंड जो कि तप्त अवस्था में था, धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी गति बढ़ती गई, तो गति बढ़ने के साथ साथ जिसका जो ऊपरी एरिया था, उस ऊपरी एरिया से कुछ जो हीट थी वो विकिरण के माध्यम से चारों तरफ एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में विकीर्ण हो गई और ये जो क्षेत्र था वो धीरे 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 ऊपरी परत इसकी ठंडी होती चली। परिणाम क्या हुआ कि नीचे का पदार्थ तो तप्तावस्था में था और ऊपर का पदार्थ अपेक्षाकृत शीतल अवस्था में था। तो ये जो नीचे का पदार्थ काफी तेजी के साथ मूव कर रहा था, लेकिन ऊपरी पदार्थ इस तप्त पदार्थ की गति के साथ साथ नहीं दे पाया। परिणाम क्या हुआ कि इसमें से कुछ पदार्थ एक वलय के रूप में निकल करके हमारा इस निहारिका में से अलग हो गया, एक छल्ला अलग हो गया और ये
सेकेंड स्टेज आती है इसकी। और ये छल्ला वापस धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और यहाँ पर एक छोटे से ठोस पिंड के रूप में बदल गया और यहाँ जाकर के ये आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसकी ये ग्रह का निर्माण हो गया, पृथ्वी की उत्पत्ति शुरू हो गई। तो अगर डायग्राम के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले हम ये दे सकते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा ब्रह्मांड है और इसके बीच में कुछ पदार्थ है जो आपका लाप्लास के अनुसार ये निहारिका के रूप में जाना जाता है। जो कि कैसी है, गतिशील और तप्त अवस्था। सेकेंड स्टेज जो आती है वो ये है कि ये जो पदार्थ है वो तेजी से घूमने के कारण इसकी एक परत वलय का अलग होना, ये तप्त भाग और ये ठंडा पदार्थ। और वापस जाकर के थर्ड स्टेज में जैसे ही पहुंचा तो ये जो निहारिका थी उस निहारिका का ये जो पदार्थ था ये एक जगह एकत्रित हो गया और ये आपकी पृथ्वी के रूप में निर्मित हो गया। इस प्रकार जैसे जैसे इसका आकार गति बढ़ती गई इसका आकार भी छोटा होता। ये आपकी निहारिका है। इस तरीके से कंटिन्यू ये निहारिका मूव करने लगी तेजी के साथ। घूमने से क्रमबद्ध वलयों का अलग हो। तो इस तरीके से लाप्लास ने ये बताने का प्रयास किया है ताकि धीरे धीरे ये इसमें से कई सारे वलय बाहर निकले और ये ही वलय धीरे धीरे इनका पदार्थ ऊष्मा विसर्जित होने के कारण ठंडा हो गया और वो ठोस रूप में बदल करके हमारे ग्रहों के रूप में परिणत हो गया। तो ये कार्ड लाप्लास की हाइपोथेसिस थी। हालांकि गलतियां तो लाप्लास की हाइपोथेसिस में भी थी क्योंकि इतने सारे पदार्थ से अगर इतने सारे वलय बाहर निकले हैं तो ये क्रिया कंटिन्यू होनी चाहिए थी। वर्तमान में भी ये होता रहना चाहिए और वर्तमान में भी कि इनसे केवल 8 या पहले 9 माने जाते थे, ये इतने ही वलय क्यों बाहर निकले, इनसे कम या ज्यादा भी इनकी संख्या हो सकती थी। तो ये आपकी लाप्लास की हाइपोथेसिस थी। लेकिन लाप्लास के बाद जो और भी भूगोलवेत्ता थे और भी वैज्ञानिक थे जैसे आपका चैम्बरलेन ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दिया और ये कहा कि ये लाप्लास की परिकल्पना ये पूरी तरह से सही नहीं है। और एक्चुअली में हम देखा जाए तो जो वफन के सिद्धांत को जो इम्पोर्टेंस दिया जाता था वो बहुत कम था, कांट को भी कम दिया जाता था। तो लेकिन अद्वैतवादी में थोड़ा लाप्लास को ठीक ठाक मान लिया जाता है कि लाप्लास की परिकल्पना थोड़ा बहुत हमें ठीक हमें ज्ञान देती है, लेकिन ये पूरी तरह से हम लाप्लास के सिद्धांत को सही नहीं मान सकते क्योंकि इनने जो माना है वो इम्पॉसिबल चीज है। क्योंकि ये पदार्थ इन्होंने कोई बताने का प्रयास नहीं किया कि अगर ये पदार्थ ब्रह्मांड में मौजूद था, ये निहारिका मौजूद थी, तो ये पदार्थ आया कहाँ से। क्योंकि जब तक हमारे सामने हर चीज का तर्क संगत अध्ययन नहीं होता है हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं मान सकते। तो इसकी जो आलोचना जो की थी वो क्या कहते हैं चैम्बरलेन ने की थी। तो इसकी जो पहली आलोचना थी लाप्लास की
वो ये थी कि ये इन्होंने लाप्लास ने अपने सिद्धांत को गणित के नियम पर आधारित माना था, लेकिन गतिशील माना था, लेकिन ये बताने का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि ये गतिशीलता अगर उस क्षेत्र उस पदार्थ में आई तो उस पदार्थ में गतिशीलता आई कहाँ से। और फिर एक एक करके ग्रहों का निर्माण हो गया, तो इतने ही ग्रह क्यों बने। सूर्य जो शेष भाग जो सूर्य के रूप में बचा था वो आज भी वो क्रिया कंटिन्यू होने चाहिए था और सूर्य का आकार निरंतर छोटा होता जाना चाहिए था, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। नंबर 2, दूसरी इसकी आलोचना थी कि ये सारा का सारा जो कण थे, जो पिगमेंट जो फैला हुआ था, वो पिगमेंट इकट्ठा होकर नेबुला में बदला। अब नेबुला में बदलने के बाद उतनी ही संख्या में क्यों ग्रहों का निर्माण हुआ, और एक्चुअली में ये कम भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तीसरा ये है कि अगर नेबुला से ग्रहों का निर्माण हुआ है तो सूर्य से भी और ज्यादा ग्रहों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि शेष भाग सूर्य के रूप में वो सूर्य का पदार्थ भी आज भी तप्त अवस्था में और उसी ढंग से अपना मूवमेंट कर रहा है। साथ ही एक और कमी थी, वो ये थी कि चूंकि सभी ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो नेबुला से हुआ है और उसी का बचा हुआ गर्म पदार्थ सूर्य के रूप में स्थापित हो गया है, और तो जो सारे ग्रह हैं, सभी ग्रह हैं, उनको सूर्य की दिशा में ही मूव करना चाहिए कि जिस रोटेशन से सूर्य घूम रहा है उसी रोटेशन से सभी ग्रहों को भी अपने पथ पर गमन करता रहना चाहिए। बल्कि यहाँ पर एक अपवाद है, वो अपवाद ये है कि बृहस्पति और शनि 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की दिशा की अपोजिट साइड में मूव कर, जो पॉसिबल। अगर हम ये मान लें कि सूर्य वाले पदार्थ से हुआ है तो उनको भी अपने सौर परिवार का जो मुखिया है उसी का अकॉर्डिंग चलना चाहिए, वो उसकी दिशा कैसे बदल गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आलोचना है, बहुत बड़ा अपवाद है लाप्लास के सिद्धांत की, जिसको लाप्लास ने दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। तीसरी जो नेक्स्ट जो आलोचना आती है वो मैक्सवेल ने कही है। मैक्सवेल ने कहा है कि निहारिका से वलय उत्पन्न हो भी जाए, अगर मान लो हम ये मान लेते हैं कि नेबुला से वलय निर्मित हुए, अलग अलग निर्मित हो गए, लेकिन अगर निर्मित निकल गए वलय, तो क्या वो वलय का क्षेत्र इतनी जल्दी से घनीभूत हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, और इकट्ठा होकर वो एक ठोस रूप में, एक ठोस पिंड के रूप में बदल जाए? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? तो यहाँ मैक्सवेल ने इसकी आलोचना कर दी। इसके साथ साथ केपलर ने भी इसकी आलोचना कर दी और ये कहा कि अगर वलय के विभिन्न भाग भिन्न कोणीय गति से घूमते हैं, अतः वलय में पदार्थ का संघनन नहीं हो सकता। तो इस यहाँ पर फिर जब संघनन हो नहीं सकता तो फिर संघनन कैसे हुआ? तो यहाँ जाकर भी लाप्लास की थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित होती है। नेक्स्ट इसकी जो आलोचना बनती हुई है कि अगर कोणीय संवेग की जो अविनाशता का जो नियम है, उस अविनाशता के नियम के अनुसार ये माना जाता है सूर्य के परिमाण के अनुपात में सूर्य का कोणीय संवेग होना चाहिए। मतलब जो सूर्य का जो पदार्थ है वो पदार्थ की मात्रा है, उसी के अनुसार उसका कोणीय संवेग भी होना चाहिए, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो लाप्लास का सिद्धांत है, हालांकि कोशिश की उन्होंने, बहुत सारी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए। और यहाँ पर जाकर के हम ये मान सकते हैं कि लाप्लास की थ्योरी आधुनिक समय में सिर्फ हमें एक भ्रम पैदा करती है, हमें गलत सूचनाएं देती है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध। थैंक यू।